Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our Rewind version 2.0 of Physics Class 12. So in episode number 10, we are ending this chapter number 3, Current Electricity. इस chapter को आज हम इस episode में ख़त्म करने वाले हैं because हम पिछले episode में इस chapter को start किए थे और कुछ important laws, definitions और terms के साथ इस episode का उस episode का हमने summary दिया था. अब इस episode में इसको cover कर देंगे पूरे chapter को. Then we have the starting topic, a relation between the electromotive force and the potential. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल के बीच अगर हमें रिलेशन चाहिए तो हमें एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा जहां पर एक रेजिस्टेंस है एज वेल एज वो कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है. स्मॉलर उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर और जो इनका पोटेंशियल है दैट इज वी और वी इज इक्वल टू आई आर और आई इसमें करंट बेयर है, करंट जो फ्लो हो रहा है. अब जो पोटेंशियल है वो तो इक्वल होगा आई आर के. जब आई जीरो होगा देन ई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो वी प्लस आई आर के इक्वल होगा बिकॉज वो डिस्चार्जिंग हो रहा है, कम हो रहा है. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और जीरो पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पोटेंशियल से बड़ा हो जाएगा बिकॉज उसमें आई आर जो रेजिस्टेंस है वो जुड़ेगा. अब जब करंट जीरो है देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पर हम करंट को जीरो रख रहे हैं. पहले करंट जीरो नहीं था, क्योंकि करंट जीरो नहीं होगा तो पोटेंशियल कुछ होगा और पोटेंशियल भी होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल से बड़ा होने वाला है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V प्लस आई आर था. अब अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं, इससे चार्जिंग कर रहे हैं, पहले डिस्चार्जिंग हो रही थी अब इससे चार्जिंग हो रही है, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर दैट इज पोटेंशियल और आई आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वाला रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है. सो दैट इज द करंट. अगर हमें निकालना पड़े तो आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन में बड़ा वाला रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल की वजह से हुआ है. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर आ जाते हैं तो दो कॉम्बिनेशन हम करेंगे, एक सीरीज में एक पैरेलल में, देन एक मिक्स्ड भी होगा. अब सीरीज में जब करेंगे तो हम दो सेल को लगाएंगे, जो दो सेल हैं सेल ए सेल बी उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर वन एंड स्मॉल आर टू. अब जो पोटेंशियल है दोनों के बीच का पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस वो माइनस करने से आएगा. वी ए माइनस वी बी अगर हम करते हैं देन हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी दैट ई वन माइनस आई वन आर वन और वी बी सी, क्योंकि अब हमने दोनों को मिलाकर एक बना दिया अगले उसमें. लेकिन वी बी सी क्योंकि ए और बी का जो पोटेंशियल निकालेंगे हम, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल निकालेंगे दैट इज वी ए माइनस वी बी. और जो दूसरे पॉइंट है हमारे पास बी टू सी, तो बी वी बी माइनस वी सी दैट नेट वैल्यू इज ई टू माइनस आई टू आर टू. तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास देन वी ए सी, क्योंकि वी ए सी अब दोनों को मिला दिया हमने. अब दोनों को मिलाने के बाद ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिलेगी दैट इज E इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू और R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. सो दैट इज इन सीरीज अगर हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एड अप होगी इन जनरल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एड अप होती जाएगी. अब अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगेन बट यहाँ पर अब करंट के पास दो रास्ते हैं. करंट अब चेंज होगा तो करंट दोनों में चेंज होगा, इसलिए अब करंट हमारा चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड जो वैल्यू है वो चली जाएगी राइट हैंड साइड पर. देन अब करंट में डिफरेंस है तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल सेम रखेंगे हम. तो V इज इक्वल टू वी सी डी, तो वी सी डी यानी कि वी सी माइनस वी डी सो इज इक्वल टू ई वन माइनस
I1 R1 अगेन वही होगा, तो I1 की वैल्यू, क्योंकि अब हम I के रिस्पेक्टिव में चलेंगे क्योंकि I बदल रहा है, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V दैट इज पोटेंशियल अपॉन में R1 दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 1, क्योंकि ये सेल के कॉम्बिनेशन है जो पैरेलल में सेल्स लगे हैं अब। और V इज इक्वल टू वी सी माइनस V इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी अगेन E2 माइनस I2 R2 दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I2 करंट एंड R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I2 की वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू में E2 माइनस V दैट इज पोटेंशियल को सेम रखते हुए माइनस अपॉन में R2 दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल। अब इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे बिकॉज दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2 दैट E1 R2 माइनस वी R2 प्लस E2 R1 माइनस वी R1 अपॉन में R1 R2। अगेन इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि अब ई वाली जो वैल्यूज है उसको हम एक साइड ले लेंगे और जो V और R वाली जो वैल्यूज है उसको हम एक साइड कर देंगे। सो E2 R1 प्लस E2 R2 अपॉन में R1 R2 माइनस में V कॉमन है इंटू में R1 प्लस R2 ये ऐड हो जाएंगे अपॉन में R1 रहेगा। अब जो हमारे पास करंट है, करंट को अब हम ले आएंगे राइट हैंड साइड, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस है उसको हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो पोटेंशियल इन रेशियो तो पोटेंशियल, क्योंकि R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 को भी हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, वो I के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब जो V है वो जो पोटेंशियल है E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, अब E और आई आर की जगह इसको रखते हैं, सो E की जो वैल्यू है वो बनेगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी दैट इज R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालें यानी कि E अपॉन R निकालें, सो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को हम रख देंगे, अगर रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी in respective to equivalent value that is E1 R1 plus E2 R2, और अगर R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करें सो R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इज लाइक रेजिस्टेंस, जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से मैच करता हुआ है क्योंकि उनकी वैल्यूज हैं सेम ही निकलने वाली है। अब अगर n सेल लेते हैं हम उसी टाइप के n सेल लेते हैं, देन हमारे पास जो सेल कॉम्बिनेशन में n सेल लेते हैं, देन हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके क्या केसेस बनने वाले हैं, करंट के क्या केसेस बनने वाले हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देन इट हैज अगर हम पैरेलल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल ईएमएफ उसका थ्रू आउट द सर्किट सेम रहने वाला है दैट इज E, और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन आर। अगर m नंबर ऑफ सेल्स अगर साथ जुड़े हैं देन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर m टाइम्स हम ऐड करेंगे, सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा m अपॉन आर, और r इक्विवेलेंट क्या बनेगा r अपॉन m, और जो करंट की वैल्यू बनेगी दैट इज E अपॉन में r प्लस r अपॉन m। इन दोनों में स्पेशल केसेस भी हैं कि अगर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर बहुत ग्रेटर हुआ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r अपॉन m, देन जो करंट है टोटल करंट दैट इज E अपॉन r इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन में रेजिस्टेंस। और अगर सेकंड केस में अगर r अपॉन m वेरी वेरी ग्रेटर देन द कैपिटल R हुआ, देन E अपॉन r अपॉन m इज इक्वल टू m E अपॉन R। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए देन द आउटर रेजिस्टेंस, जब आउटर रेजिस्टेंस को हमें
इफ द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द आउटर रेजिस्टेंस, अगर टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है आउटर रेजिस्टेंस से, सो हमें सेल को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमें उसे मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट मिले, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर हो रहा है, लेकिन ई अपॉन आर वो छोटा रेजिस्टेंस बन रहा है और एम टाइम्स बन रहा है, देन इट शुड बी नॉट बेनिफिशियल। सो फर्स्ट केस, स्पेशल केस का फर्स्ट केस यहाँ पर बेनिफिशियल है हमारे पास, अगर टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटर है आउटर रेजिस्टेंस से। सेकंड वाला केस हमारे लिए ग्रेटर है, क्योंकि एम टाइम्स हो रही है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी वजह से करंट भी एम टाइम्स हो जाएगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करा हमने तो टोटल ईएमएफ जो है वो सीरीज में एडअप होता जाएगा। सीरीज में एडअप होने का मतलब E1 प्लस E2 से EN तक, क्योंकि n नंबर ऑफ हमने इसमें सेल्स लगाए हुए हैं। रेजिस्टेंस जो R है वो n टाइम्स R रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास पूरे सर्किट के लिए। अब जो करंट है, टोटल करंट हमारे पास बनेगा n टाइम्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन में R प्लस n टाइम द स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर स्पेशल केस हमारे पास बात करें तो अगर R जो आउटर रेजिस्टेंस है अगर ज़्यादा है तो हमारे पास I इज इक्वल टू एन टाइम्स ई अपॉन आर बनेगा, लेकिन अगर नेट रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो टोटल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो I की वैल्यू ई अपॉन आर ही बनेगी, जो बेनिफिशियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देन द बेनिफिशियल केस वुड बी द फर्स्ट केस जहाँ पर आउटर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच हाइयर है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। सो सेल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम करंट मिले, ठीक है। तो ये हमारी सेल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। अब बात आती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की, क्योंकि अब हमने दोनों को साथ जोड़ दिया है कि अब सीरीज में भी हैं और पैरेलली भी ये जुड़े हुए हैं। सीरीज में n सेल है और पैरेलल में m सेल्स है, तो टोटल सेल्स m टाइम्स n सेल्स हो गए। सभी की ईएमएफ सेम है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r सेम है। एक सिंगल सीरीज के लिए हमारे पास ईएमएफ जो बनेगा वो NE बनेगा, और जो ये सारी सीरीज पैरेलल में है तो टोटल ईएमएफ भी हमारे पास NE ही बनेगा। एक सिंगल सीरीज के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है n टाइम्स r, तो टोटल रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट, और m टाइम्स ये पैरेलल में जोड़ी हुई है तो 1/nr 1/nr 1/nr, so that is 1/r equivalent is equal to m/nr, और r इक्विवेलेंट को अगर लेकर चलें तो nr/m। करंट पूरे सर्किट के लिए वही वैल्यूज हम पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू n टाइम्स E एंड अपॉन में r प्लस nr/m, ठीक है। अब इस m को अगर हम ऊपर लेकर जाएं देन I इज इक्वल टू NE अपॉन में MR प्लस NR अपॉन में M को हमने कॉमन ले लिया। अब इसे n को ऊपर लेकर जाएं तो देन MNE अपॉन में MR प्लस NR, MR that is M times the resistance, bigger resistance, and NR is the N times the internal resistance। अब जो MR प्लस NR है उसको हम पकड़ लेते हैं। MR प्लस NR क्या है हमारे पास? टोटल रेजिस्टेंस है। अगर उसका स्क्वायर करके रूट कर दे तो हमारे पास वैल्यूज तो सेम रहने वाली है। स्क्वायर करके अगर हम करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, दैट आइडेंटिटी इज इक्वल टू √MR स्क्वायर प्लस √NR स्क्वायर माइनस 2MR NR प्लस 2MR NR, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं वहां पर जो वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी, जो इसका सेम स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर प्लस 2MR NR। मिनिमम वैल्यू होने के लिए, इसकी मिनिमम वैल्यू होने के लिए MR माइनस NR को जीरो होना पड़ेगा, इनके MR और NR को इक्वल होना पड़ेगा। इस वजह से R की जो वैल्यू है वो N टाइम्स R, N टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन में M, जितने पैरेलल में हमने सेल्स ऐड किए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू NR प्लस NR अपॉन में M होने वाली है, NR अपॉन में M, ठीक है। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट है हमारे पास वो ये बनने वाला है डेफिनेटली। अब बात आती है अगले टॉपिक पे, दैट इज V
व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर ये डायग्राम को हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हमें इन सीरीज देखने को मिलेंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा और वो पूरा सर्किट एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अरेंजमेंट करते हैं 4 रेजिस्टेंस का इसी वजह से, ताकि अगर एक मिसिंग रेजिस्टेंस है तो उसको हम एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ अदर 3 निकाल सकें, इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस हम निकाल सकें एक मिसिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं 2 टाइप्स के, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस में जो पोटेंशियल है दोनों का सेम नहीं होता और जो करंट की वैल्यू होती है वो थ्रू आउट द पाथ सेम होती है, जबकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और करंट जो होता है वो 0 होता है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं, अगर हम पी क्यू आर एस को रेजिस्टेंस मान लें तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस या पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस की रेशियो में यहाँ पर वैल्यूज होती हैं इसकी। अब अगर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर देखें सो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं क्लोज लूप। अगर हम माने डेरिवेशन माने तो क्लोज लूप हमारे पास एक बनाने पड़ेंगे, दैट इज ए डी बी ए ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल के लिए हम अदर क्लोज लूप बना लेंगे। क्लोज लूप में अब जो करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। I1 करंट ऑलरेडी आ रहा था, I करंट ऑलरेडी आ रहा था, I1 गया ए बी में तो I माइनस I1 जाएगा ए डी में। करंट के 2 पाथ है तो 2 पाथ में गया, सो I माइनस I1 इंटू आर, आर जो रेजिस्टेंस है, माइनस I1 P और P भी एक रेजिस्टेंस है, सो आर आई माइनस आर आई वन माइनस आर आई माइनस I1 P। ठीक है, तो आर आई माइनस आई कॉमन ले लिया, आर प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले ही कहा अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास नेट की जो वैल्यू है वो 0 होगी। सो आर आई की वैल्यू हमने ले ली। अब आगे I1 इंटू में आर प्लस पी इज इक्वल टू आई आर के हम इक्वल रख देंगे और I अपॉन I1 आर प्लस पी अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा क्लोज लूप लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास है वहां पर भी करंट वही जा रहा है, ठीक है, वहां पर भी करंट सेम ही जा रहा है, तो I माइनस आई वन इंटू एस माइनस I1 क्यू वो भी 0 के इक्वल होगा, आई एस माइनस I1 एस माइनस आई क्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से फिर हमने कॉमन ले लिया, आई एस इज इक्वल टू I1 कॉमन एस प्लस क्यू 0 के इक्वल है, तो I1 एस प्लस क्यू इज इक्वल टू आई एस के इक्वल हुआ। आई अपॉन I1 की हमने रेशियो ली तो एस प्लस क्यू अपॉन एस बन गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और सेकंड इक्वेशन को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आर प्लस पी अपॉन आर इज इक्वल टू एस प्लस पी अपॉन एस क्या रेशियो बनाता है, आर अपॉन आर प्लस पी अपॉन आर इज इक्वल टू एस प्लस एस अपॉन एस प्लस क्यू अपॉन एस। सो नीचे अगर चलते हैं तो 1, क्योंकि दोनों कट के 1 आ जाते हैं, 1 प्लस पी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन एस, 1 से 1 भी कैंसिल, तो पी अपॉन आर की जो रेशियो है वो क्यू अपॉन एस से इक्वल से मिलती है, तो बैलेंस में हमारे पास ये रेशियो निकल कर आती है। अब बात करें सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी होती है, अगर आर रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हाईली सेंसिटिव है, यानी कि छोटे से छोटी बारीकी को भी पकड़ लेता है, जबकि अगर हम इसके जगह पर कुछ और यूज करते हैं तो वो इतनी सेंसिटिविटी नहीं देगा। अगर पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के हैं तो ये अच्छी सेंसिटिविटी देगा। इसके एडवांटेज भी है कि अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तब भी ये एक्यूरेट मेजर ऑफ रेजिस्टेंस देने वाला है, ठीक है। अब हमारा अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है, एपरेटस आता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये एक वोल्ट मीटर की तरह होता है, बट दैट नॉट अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनने से पहले वोल्टेज मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता था। अननोन ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह है कि अगर इसको हमने प्लैंक पे रखा हुआ है 1 2 3 4 4 वायर्स होती हैं,
इसकी, जिसको हमने कनेक्ट किया है एक पॉइंट से हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, दूसरे पॉइंट से इसको सेल से कनेक्ट किया है, एंड एक रियोस्टैट है बीच में जिसको हम रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज करते रहेंगे। वायर जो है वो कंटेस्टेंट की बनी हुई है, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कराते हैं यूनिफॉर्म, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया यूनिफॉर्म बिकॉज वायर की जो लेंथ है वो अक्रॉस द ऑल पोटेंशियोमीटर सेम रहने वाली है, क्योंकि वायर हमने बिल्कुल न्यू ले ली है। बट जो इन स्कूल्स या जो प्रैक्टिकल लैब्स में भी होती है वो वायर बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ की नहीं होती है, उसमें कुछ टूट फूट होती है, यानी कि एरर वायर में होना होगा, लाजमी है, क्योंकि आप इतने सालों से वो सेपरेटर्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें एरर होना लाजमी है। यहाँ पर तो हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की वायर ली है, और अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं हम उस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से, then the potential drop across any length of wire is directly proportional to the length। तो जो लेंथ है उसी पर ये पोटेंशियल, जो पोटेंशियल I इंटू आर है, दैट करंट इंटू रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, यानी कि जितनी लेंथ अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी एक डिस्क जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है बीच में, वो भी एक डिस्क जॉकी की तरह काम करता है, जो हम लगाते हैं वहां पर, तो उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है, दैट इज L and 100 minus L, that is equally, that is like meter bridge। सो यहाँ पर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, वो असल में V जो है वो IR है, और R को हम लिख सकते हैं रॉ L by A। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और V इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा फ्रेम में, इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हमारे पिक्चर में आएगा। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट है यहाँ पर, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों की एप्लीकेशंस को देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने यहाँ किया है, इसकी एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या करता है, मीटर ब्रिज की एप्लीकेशंस होती है यहाँ पर कि एक बड़ा सा स्क्वायर प्लैंक है, जहाँ पर हमारे पास एक जगह रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक जगह अननोन रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, और उसी के बीच में जहाँ वो दोनों कनेक्टेड है उसी के साथ एक डिस्क लगा रखी है, जो कि जहाँ पर हम पॉइंटर रखेंगे वहां पर हमें गैल्वेनोमीटर में शो करेगा बीच का पॉइंट, जहां पर करंट जीरो होगा वहां पर उसकी वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब जो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस है, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस है, तो उस आर अपॉन एस में हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस कौन सी हुई है हमारी, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल ली, जो अननोन रेजिस्टेंस हमने जोड़ी हुई है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वायर्स का, उसमें से हम देखेंगे जो अननोन है वो इन टर्म्स ऑफ 3 क्या आने वाली है। सो S इज इक्वल टू आर क्यू पी, और जो P है वो रॉ L अपॉन ए के इक्वल होगा, क्योंकि दैट इज रेजिस्टेंस, और जो Q है वो रॉ 100 माइनस L अपॉन ए के इक्वल होगा, क्योंकि एक वायर पूरी 100 सेंटीमीटर की है, एक अगर L है तो दूसरा 100 माइनस L होगा। तो Q अपॉन P की अगर रेशियो करें तो रो 100 माइनस L अपॉन ए, एंड अपॉन में रो L अपॉन ए, सो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एंड इज इक्वल टू में आएगा 100 माइनस L अपॉन L, बिकॉज ये रेशियो है, दोनों यूनिट्स सेंटीमीटर में आएंगे, तो इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होने वाला, सिर्फ एक यूनिट होगा ओम, बिकॉज एस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में आर है हमारे पास, और इनटू में 100 माइनस L अपॉन L आ जाएगा। सो इसके यूनिट्स ओम ही रहने वाले हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, और I hope you all will understand the topics covered in this video lecture, episode number 10 of the refined version 2.0. Thank you so much.